हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, जिसे आप हिंदी में पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों के परीक्षा में हमेशा पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको अपनी नोटबुक में लिखते चलिएगा। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लोग लाइक भी कर दीजिए। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। तो पहला है हमारा जंतु यानी एनिमल्स। तो हम अब बात करेंगे एनिमल्स यानी जंतुओं के बारे में, जानवरों के बारे में, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीट, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया है। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर बोलते हैं। किन्हें? जो प्राथमिक स्तर है यानी 1 से 5 तक का जो आपकी क्लास है वहाँ पे जीवों का वर्गीकरण कीट, पक्षियों और रेंगने वाले तथा स्तनधारी के रूप में किया गया है, जिन्हें सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? जिन्हें सामूहिक रूप से जानवर बोलते हैं। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे चिड़ियों और उनके घोंसलों के बारे में। यहाँ से आपका कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो पहली चिड़िया है हमारी रॉबिन बर्ड यानी कलचिड़ी, जिसे हिंदी में कलचिड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में रॉबिन बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन रॉबिन बर्ड। लिखा हुआ है यह पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में टहनी, जड़, ऊन तथा रुई और बाल आदि पाए जाते हैं। किसके? जो इंडियन रॉबिन बर्ड होती है इसके घोंसले में ऊन, टहनी, रुई, बाल आदि चीज़ें इसके घोंसले में पाई जाती हैं। याद रखिएगा इंडियन रॉबिन बर्ड के बारे में। ठीक है, इसका घोंसला कैसा होता है? मुलायम होता है और इसके घोंसले में टहनी, जड़, ऊन, रुई तथा बाल पाए जाते हैं। दूसरा है कौवा। देखते हैं कौवा के बारे में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौन? जो कौवा होता है यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार व टहनियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज में। इसके घोंसले में वायर वगैरह आप लोगों को दिख रहे हैं और टहनियाँ भी इसके घोंसले में होती हैं। आगे लिखा हुआ है कौवे के घोंसले में कोयल अपने अंडे देती है। जो कौवे का घोंसला होता है उसमें चालाकी से कोयल अपने अंडे देके चली जाती है, फिर कौवा जो होता है वो उनके अंडे को सेता रहता है। नेक्स्ट है दर्जिन चिड़िया। तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है। देखते हैं। लिखा हुआ है यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तियों में छेद कर उन्हें आपस में जोड़कर घोंसला बनाती है। यानी जो दर्जिन चिड़िया होती है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, ये अपनी चोंच से पहले पत्तियों को छेद करती है, फिर उसमें धागे या अन्य किसी चीज़ से उसको सी देती है, आपस में पत्तियों को जोड़ देती है, फिर अपना घोंसला बनाती है, फिर उसमें अपने अंडे देती है, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है बया पक्षी या वीवर बर्ड। लिखा हुआ है बया का घोंसला एक बेहतरीन कारीगरी होता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जो बया पक्षी होता है इसका घोंसला बहुत अच्छा व सुंदर बना होता है। आगे लिखा हुआ है घोंसला नर पक्षी बनाता है। यह जो घोंसला होता है यह नर पक्षी जो होता है वह इस घोंसले को बनाता है और वह मादा को इससे रिझाता है। यानी जिस नर पक्षी का घोंसला जितना अच्छा बना होता है, जो मादा पक्षी होती है उसी के साथ में फिर रहती है। तो जो नर पक्षी होते हैं वह इसका घोंसला बनाते हैं, उसके बाद में जो मादा पक्षी होती है वह उस घोंसले को देखकर उसके साथ में रहती है। नेक्स्ट है फाख्ता पक्षी। ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। लिखा हुआ है मेहंदी की मेड़ या कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। जो फाख्ता पक्षी होता है यह अपना घोंसला मेहंदी की मेड़ या फिर कैक्टस के कांटों के बीच में बनाता है। देखते हैं नेक्स्ट है गौरैया और कबूतर पक्षी। अब इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला लिखा हुआ है गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, जैसे अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। तो ये बात किसकी कही गई है? ये गौरैया के बारे में बात कही गई है कि जो गौरैया होती है वह अपना घोंसला घर के आसपास बनाती है, जैसे अलमारी के पीछे,
छत या आईने के पीछे। आगे लिखा हुआ है कबूतर पुराने मकानों व खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। जो कबूतर होता है वह अपना घोंसला पुराने मकान या फिर जो खंडहर होते हैं वहाँ पे अपना घोंसला बनाते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बसंत गोरी। याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। लिखा हुआ है बसंत गोरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। यानी जब आप लोग कभी जंगल वगैरह के पास से निकले होंगे, किसी बाग वगैरह के पास से निकले होंगे, तो आप लोगों को जो टुक टुक की आवाज़ सुनाई देती है वो फाख्ता पक्षी किसी पेड़ के तने में छेद करते रहते हैं, उसकी वजह से सुनाई देती है। आगे लिखा हुआ है पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अपने अंडे देते हैं या फिर उसमें अपने अंडे रखते हैं। तो बसंत गोरी के बारे में ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है शकरखोर पक्षी। इस पक्षी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। याद रखिएगा, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर जो लटकता हुआ अपना घोंसला बनाते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहलाते हैं शकरखोर पक्षी। और जो वाया पक्षी थे, एक मिनट आपको दिखा देते हैं। और जो वाया पक्षी थे ये अपना घोंसला छोटी डाल पर नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इनके घोंसले में और उनके घोंसले में यही डिफरेंट है कि ये अपना घोंसला जो है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ बनाते हैं। याद रखिएगा वाया और शकरखोर पक्षी के बारे में क्या डिफरेंट है। नेक्स्ट है उल्लू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है यह एक रात्रिचर पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री पीछे तक घुमा सकता है। जो उल्लू होता है यह एक रात्रिचर पक्षी होता है और यह अपनी गर्दन को 360 डिग्री पीछे तक घुमा सकता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मैना, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पिछले बार वाले पेपर में बना था। लिखा हुआ है मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर लेती है। अगर झटके से गर्दन को आगे पीछे करने की बात की जाएगी तो वहाँ पे आपका आंसर मैना सही हो जाएगा। अगर काफ़ी हद तक पीछे घुमाने की बात की जाएगी तो वहाँ पे आपका आंसर उल्लू सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, काफ़ी हद तक पीछे घुमाने की बात जहाँ पे होगी वहाँ पे उल्लू, और जहाँ पे झटके से आगे पीछे करने की बात होगी वहाँ पे मैना हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है बगुला पक्षी। अब बगुला पक्षी के बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि भैंस पर कुछ परजीवी कीट होते हैं जो बगुला खा जाता है, इसीलिए भैंस के परजीवी को खाने के लिए बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है। भैंस की पीठ पर कुछ कीड़े या परजीवी होते हैं जिनको खाने के लिए बगुला जो है उसकी पीठ पर बैठता है, जिससे क्या होता है भैंस की जो पीठ पर परजीवी होते हैं वो उसकी पीठ से परजीवी निकल जाते हैं और बगुले को अपना भोजन मिल जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे सहजीवी का संबंध बोलते हैं। इसे सहजीवी का संबंध भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसके बारे में ये पॉइंट्स। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, इनके बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है पक्षियों के पंख उड़ने सर्दी से बचने हेतु रूपांतरित होते रहते हैं। यानी जो पक्षी होते हैं उनके जो पंख होते हैं वो गर्मियों में अलग टाइप के निकलते हैं और सर्दियों में अलग टाइप के निकलते हैं, जो उनको मौसम से बचाने में सहायता करते हैं। जैसे गर्मी में गर्मी से बचाने में तथा सर्दी में सर्दी को बचाने में उनके सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करता है। जैसे कि हम लोगों ने भी देखा है कौवा वगैरह जो होता है वो अपने घोंसले में वायर वगैरह यूज करता है। नेक्स्ट है पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जो पक्षी होते हैं वो अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वे अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। सभी को पता होगा जो पक्षियों की चोंच होती है उसमें दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। जो पक्षियों का हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट है गोरैया, फाख्ता, शकरखोर जोड़े में रहती हैं। कौन कौन सी गोरैया, फाख्ता और शकरखोर जोड़े में रहती हैं, ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। तो ये 3 पक्षी जो हैं ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं और ये जोड़े में रहते हैं। और याद रखिएगा इसमें से अगर किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे की मृत्यु अपने आप हो जाती है।
तो इनके बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है एमू, कीवी, पेंगुइन एवं शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। याद रखिएगा जो कीवी है ये फल नहीं है, ये एक पक्षी है जो उड़ नहीं पाता है। आगे लिखा हुआ है पक्षियों की हड्डियाँ खोखली एवं हवा से भरी होती हैं। जो पक्षी होते हैं उनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं तथा हवा से भरी हुई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकतर पक्षी एक समय पर दो चीज़ों को देख सकते हैं। जो पक्षी होते हैं वह एक समय पर दो चीज़ों को देख सकते हैं, एक समय पर दो चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ ज़्यादा घूम नहीं सकती। तो आपसे अगर पूछा जाए जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन को ज़्यादा क्यों घुमाते हैं, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर, क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं, इसीलिए वो अपनी गर्दन को ज़्यादा इधर उधर घुमाते रहते हैं। आगे लिखा हुआ है चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। कौन? चील, बाज तथा गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। रात में जगने वाले जानवरों को हर चीज़ केवल सफ़ेद व काली दिखाई देती है। तो इन पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आगे जानवरों के दांतों के बारे में बात कही गई है, चलिए इसको देखते हैं। लिखा हुआ है गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। जो गाय होती है उसके आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। घास चबाने के लिए पीछे के दांत होते हैं जो कैसे होते हैं, जो चपटे और बड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। नेक्स्ट है सांप के दांत तो नुकीले होते हैं, जो सांप के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं पूरा निगल जाता है। आप लोगों को पता ही होगा जो सांप होता है उसके दांत नुकीले होते हैं लेकिन वो अपने शिकार जैसे मेंढक वगैरह को जब वो खाता है तो वो चबाता नहीं है, उसको पूरा निगल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरते रहने के कारण वह घिस भी जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें से वह कौन सा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ पे चूहा मत कीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में गिलहरी को सही माना गया है। अब हम बात करेंगे जानवरों की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में। पहला पॉइंट है हाथी की विशेषताएं। हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। यहाँ पे 100 किलो कह लीजिए या फिर आप 1 क्विंटल भी कह सकते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है यह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। जो हाथी होता है वह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। जो झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, जो सबसे पुरानी हाथी होती है, वह झुंड की नेता होती है। अब कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को विजुअल हो पा रहा होगा। लिखा हुआ है हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। ठीक क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा गलत क्योंकि वह 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगला लिखा हुआ है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल तक होता है। तो ये सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है एक वयस्क हाथी दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते व झाड़ियाँ खा सकता है। तो दोनों ही यहाँ पे 1 क्विंटल होता है। आगे लिखा हुआ है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो 8 से 10 घंटे नहीं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। देखते हैं आगे। अब हम बात करेंगे स्कूल जाने के रास्ते और संसाधनों के बारे में। किनके बारे में? स्कूल जाने के रास्ते और संसाधनों के बारे में। ध्यान रखिएगा यहाँ से आपका हमेशा एक क्वेश्चन बना है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहला है बांस से बना पुल। देखते हैं बांस से बना पुल कहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है। लिखा हुआ है हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते।
एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बाँस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बाँस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो बताइए, ये जो बात कही गई है यह कौन से स्टेट के बारे में बात कही गई है, किस राज्य के बारे में बात कही गई है, कहाँ पर जो है बाँसों का प्रयोग करते हैं रास्ते को पार करने के लिए। चलिए बताइए। तो सभी को बताना चाहिए, असम में ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे अधिक बारिश होती है, तो वहाँ पे नदियाँ वगैरह को पार करने के लिए बाँस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रॉली से। तो ट्रॉली से स्कूल कहाँ पे जाते हैं देखते हैं। लिखा हुआ है, स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की एक रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ये जो रस्सी होती है यह दोनों तरफ कस के पेड़ों या पहाड़ों से बंधी होती है। आगे लिखा हुआ है, ट्राली लकड़ी से बना झूला। जो ट्राली होती है यह लकड़ी से बनी एक झूला टाइप का होता है। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। एक इसमें पुली लगी होती है जिसकी मदद से यह रस्सी पर इधर उधर सरकती रहती है। आगे लिखा हुआ है, हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ये जो बात कही गई है ये बात लद्दाख के बारे में कही गई है। किसके बारे में? ये बात लद्दाख के बारे में कही गई है। आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार। ये जो बात कही गई है ये लद्दाख के बारे में बात कही गई है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्कूल जाने के लिए बच्चे ट्रॉली का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो वो हो जाएगा लद्दाख में। नेक्स्ट है सीमेंट का पुल। तो देखते हैं सीमेंट का पुल कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। लिखा हुआ है, हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंट और लोहे के सरियों से बने होते हैं। जैसा कि आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पुल है, ये सीमेंट, ईंट और लोहे से बने सरियों के होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने व उतरने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। तो ये जो है ये नॉर्मल विलेज जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे नदियाँ वगैरह थोड़ी बहुत होती हैं, वहाँ की बात ये कही गई है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में इसका कोई नाम नहीं लिखा हुआ कि यही बात कहाँ के लिए कही गई है। तो इसको आप लोग नॉर्मल जो गांव वगैरह होते हैं जहाँ पे कुछ नदियाँ वगैरह देखने को मिलती हैं उनके बारे में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है वल्लम। देखते हैं वल्लम का इस्तेमाल कहाँ के बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं। लिखा हुआ है, वल्लम केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक जाते हैं। तो वल्लम क्या होती है? वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जिसमें बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे वल्लम बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है? ये आपका केरल में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ऊँट गाड़ी। तो ऊँट गाड़ी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं स्कूल जाने के लिए? देखते हैं। लिखा हुआ है, हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँच जाते हैं। तो ऊँट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान में किया जाता है, जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बैलगाड़ी। तो इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो ये जो बात कही गई है ये ऐसे गांव के बारे में कही गई है जो प्लेन जगह पे हैं, यानी विलेज इन द प्लेन्स, यानी जहाँ पे समतल धरती होती है, जहाँ पे समतल ज़मीन होती है, उनके बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट है साइकिल की सवारी। तो देखते हैं। लिखा हुआ है, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं। तो जो स्कूल जाने के लिए साइकिल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है तो यूपी बिहार साइड में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले साइकिल वगैरह बांटी गई थी स्कूल जाने के लिए। शायद अखिलेश यादव ने या फिर मुलायम सिंह या फिर किसी ने बांटी थी स्कूल जाने के लिए साइकिल, लड़कियों को दी गई थी। तो याद रखिएगा
यूपी बिहार साइड में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, यह है जुगाड़। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अपना इंडिया कितना जुगाड़ू है। जुगाड़ू में नंबर 1 है अपना इंडिया। तो देखते हैं कि जुगाड़ क्या होता है। लिखा हुआ है, हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ है, यह फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखती है। तो आगे से अगर आप इसको देखेंगे तो कैसी दिखती है, मोटर बाइक की तरह दिखती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। पर पीछे जो होती है यह लकड़ी के फट्टों से एक ट्रॉली टाइप की बनाई जाती है, जैसा कि ट्रैक्टर वगैरह में ट्रॉली लगी होती है ना, उसकी टाइप बनाई जाती है। और ये मोटरसाइकिल को मॉडिफाइड करके बनाई जाती है। जो बाइक होती हैं उनको मॉडिफाई करके इसको बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जुगाड़ का प्रयोग गुजरात में स्कूल जाने के लिए बच्चे करते हैं। नेक्स्ट है, जंगल से जाते बच्चे। देखते हैं इनके बारे में। लिखा हुआ है, स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसी लगने लगती है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। तो याद रखिएगा, ये जो बात कही गई है ये आपके पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में कही गई, जहाँ पे जंगल वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी की बुक में इनका कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आप लोग जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उधर साइड में इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि उत्तराखंड अगर आपको मिल जाए, हिमाचल प्रदेश मिल जाए, ऐसी जगह है जहाँ पे जंगल वगैरह ज़्यादा होते हैं, उनके बारे में अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो वो आपका सही हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में कोई पर्टिकुलर इसके बारे में नाम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, बर्फ़ पर चलते बच्चे। लिखा हुआ है, देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर उत्तर की पहाड़ियों पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसलने का भी डर रहता है। तो ये जो बात कही गई है ये उत्तर के जो पहाड़ी इलाके हैं उनके बारे में बात कही गई है। तो ये जो दोनों बातें हैं ये जो है उत्तर साइड के बारे में कही गई हैं, जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं, ठंडियों में जहाँ पे बर्फ़ गिरती है और गर्मियों में जंगल वगैरह से निकल के जिनको जाना पड़ता है बच्चों को। जैसा कि आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हाथ पकड़ पकड़ के स्कूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बर्फ़ ताज़ी गिरी होती है तो उसमें पैर धंस जाते हैं और अगर जमी हुई होती है तो फिसलने का भी डर रहता है। नेक्स्ट है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो ये जो बात कही गई है ये उत्तराखंड के बारे में बात कही गई है, यानी जो तीन अभी हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े ये तीनों बात जो हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में कही गई थी। लिखा हुआ है, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों को पार कर जाते हैं। तो जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं उनको लोगों को चाहे भले ये जो रास्ते हैं ये कठिन लगे, लेकिन ये जो बच्चे हैं इनका यहाँ से रोज़ आना जाना होता है, इसलिए ये लोग दौड़ते भागते हुए इन रास्तों को पार कर जाते हैं। तो ये जो बात थी ये उत्तराखंड के बारे में बात कही गई है। तो ये आपका आगे पीछे हो गया है थोड़ा, हाथियों के बारे में जो बात कही गई थी वो यहाँ पे आ गया है, थोड़ा एडिट करने में या फिर पीडीएफ बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो गई है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है, 10 से 12 हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। हाथियों के बारे में बात कही गई है, इसको एक बार देखते चलते हैं। जो हाथी होते हैं वो एक झुंड में 10 से 12 हाथनी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक झुंड में रहते हैं। जो हाथी होता है वह 14 से 15 साल की आयु तक झुंड में रहता है, उसके बाद में झुंड को छोड़कर अलग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलो तक होता है, या फिर 2 कुंटल तक आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, हाथी को पसीना नहीं आता है, यह पृथ्वी स्थल का सबसे बड़ा स्तनधारी है। हाथी जो है वह पृथ्वी स्थल पर सबसे बड़ा स्तनधारी माना जाता है। देखते हैं आगे, यहाँ पे हाथी के बारे में कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, हाथी बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो सही है, ये सही हो गया। दूसरा लिखा हुआ है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां व झाड़ियां खा लेता है। तो 200 केजी नहीं, यहाँ पे 100 केजी या फिर 1 क्विंटल होना चाहिए था।
आगे लिखा हुआ है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इनसे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये भी सही है, ये गलत हो गया था। और चौथा पॉइंट है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो ये भी इसका सही हो गया, यानी ए, सी और डी। ए, सी, डी किस में है? ए, सी, डी बोल लीजिए या फिर आप सी, डी, ए बोल लीजिए। तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब सांपों की विशेषताओं के बारे में बात करी गई है। लिखा हुआ है भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भारत में केवल 4 तरीके के जहरीले सांप होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। कौन कौन से होते हैं? नाग या फिर जिसे आप कोबरा बोलते हैं, दुबैया या फिर रसल वाइपर, करेत यानी कॉमन करेट, अफाई यानी सो स्केल्ड वाइपर। तो ये जो 4 सांप हैं ये भारत में केवल जहरीले होते हैं। आगे लिखा हुआ है सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन से सुनता है। तो सभी को पता होना चाहिए जो सांप होता है उसके कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर जो कंपन होता है उसको फील करता है, उसको सुनता है। आगे लिखा हुआ है सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह अपने भोजन को चबाकर नहीं खाता है, पूरा निगल जाता है। तो इस पॉइंट के बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी। तो याद रखिएगा इंडिया में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। कौन कौन से? नाग, करेत, दुबोया और अफाई। इंग्लिश में कौन कौन से हो जाएंगे? कोबरा, रसल वाइपर और कॉमन करेट और शो स्केल्ड वाइपर। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। देखते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है सांप के काटने की दवा यानी सीरम सांप के जहर से ही बनती है। जो सांप के काटने की दवा होती है वह सांप के जहर से ही बनाई जाती है। आगे लिखा हुआ है सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिससे वह जहर छोड़ता है। तो क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को यह लिखा होता है कि सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, लेकिन 4 नहीं, उसके 2 खोखले दांत होते हैं जिनसे वह अपना जहर छोड़ता है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिए एक बार। लिखा हुआ है सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए एक बार। पहला पॉइंट लिखा हुआ है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट है नाग यानी कोबरा जहरीले सांप का एक प्रकार है। तो ये भी सही हो जाएगा, हमने अभी इसके बारे में बात की है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। तो 4 नहीं, इसके 2 खोखले दांत होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया गलत। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये भी इसका पॉइंट सही हो गया, यानी ए, बी, डी जिसमें होगा हो जाएगा बिल्कुल सही। यानी क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। देखते हैं आगे। अब गिलहरियों की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में बात कही गई है और यहाँ से आपका क्वेश्चन कई बार पेपर में बन चुका है। लिखा हुआ है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने तथा कुतरते रहने के कारण छोटे भी हो जाते हैं। तो याद रखिएगा जो गिलहरी होती है उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने तथा कुतरते रहने के कारण वह फिर से छोटे हो जाते हैं। तो आप लोगों को दिखा दें कि पेपर में कैसा क्वेश्चन बनता है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो यहाँ पे कई सारे लोग क्या होते हैं, कई सारे लोग पेपर में एग्ज़ाम में ऑप्शन नंबर 3 सही करके चले आते हैं, जो कि इसका बिल्कुल गलत आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिलहरी के बारे में ये एक बात कही गई है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे गिलहरी ही करके आइएगा। नेक्स्ट है स्लॉथ की विशेषताएं। तो स्लॉथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लिखा हुआ है स्लॉथ भालू जैसा जानवर है परंतु यह भालू नहीं होता है। स्लॉथ जो होता है वह भालू जैसा दिखता है लेकिन यह भालू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यह 18 घंटे तक सोता है। स्लॉथ जो होता है वह 18 घंटे तक सोता है। यह 40 वर्ष तक जीवित रहता है। अत्यधिक आलसी होने के कारण यह अपने पूरे जीवन काल में केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां खा पाता है। तो याद रखिएगा जो स्लॉथ होता है वह बहुत आलसी होता है और अत्यधिक आलसी होने के कारण यह अपने पूरे जीवन काल में केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां ही खा पाता है
और इसे जब शौच या आराम करनी होती है तो यह पेड़ से उतरकर कुछ देर के लिए नीचे आता है, कभी कभी वो भी। ठीक है, तो स्लॉथ के बारे में पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाघ की विशेषताएं। तो बाघ की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, चलिए बात करते हैं। लिखा हुआ है बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। तो जो बाघ होता है वह अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। यानी जैसे कुत्ते वगैरह करते हैं अपने इलाके में जो है यूरिन कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि उनके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया है या नहीं आया है, वैसे ही सेम बाघ भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है रात में जगने वाले जानवरों को सभी चीज़ें काली व सफ़ेद दिखाई देती हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 13 में पूछा गया, फिर 14 में पूछा गया। ठीक है, तो लगातार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रात में जगने वाले जानवरों को अधिकतर चीज़ें जो होती हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, काली व सफ़ेद दिखाई देती हैं। देखते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। क्या जो बाघ होता है वह अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। किससे? जो उन्हें हमसे रात में 6 गुना बेहतर दिखाई देता है, उसी से उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। जब बाघ गुर्राता है तो उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। याद रखिएगा, ये अपनी आवाज़ समय समय पर चेंज करता रहता है, यानी परिस्थितियों के हिसाब से अपनी आवाज़ को चेंज करता रहता है। जब यह बहुत खुश होता है तो ये अपनी आवाज़ को अलग टाइप से निकालता है, या फिर जब यह किसी खतरे में होता है तो इसकी आवाज़ अपनी आवाज़ को अलग टाइप से निकालता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रेशम कीट की विशेषताएं। जो रेशम का कीट होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। जो रेशम का कीट होता है वह अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कैसे? उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से उसको पहचान लेता है। अब इसी के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए इसको भी देख लीजिए। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेशम का कीट। क्या हो जाएगा? रेशम का कीट यानी सिल्क वॉर्म। कुछ महत्वपूर्ण बातें और लिखी हुई हैं, इनको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेंढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनके कान छेद जैसे होते हैं। क्या होता है? इनके जो कान होते हैं वह छोटे छेद जैसे होते हैं, या फिर इनके कान जो होते हैं वह पंखों से ढके रहते हैं। आगे लिखा हुआ है अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं। जैसे मछली, मेंढक, सरीसृप, पक्षी, इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा, जो जीव अंडे देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। जो अंडे देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, और जो जीव बच्चे देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। तो मेन पॉइंट आपका यही था कि अंडे देने वाले जीवों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं तथा बच्चे देने वाले जीवों के शरीर पर बाल होते हैं। आगे लिखा हुआ है गाय के अग्रदांत। तो ये बात हम लोगों ने भी बात की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। कंगारू और चूहा जो होता है वह कभी पानी नहीं पीता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है छिपकली, मेंढक, सर्प सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। गाय कितने घंटे सोती है? गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 2 से 4 घंटे, शेर 8 घंटे तक सोते हैं। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। सांपों को नचाने वालों को क्या बोलते हैं? उनको नचाने वालों को कालबेलिया बोलते हैं। जो सांपों को नचाते हैं उनको कालबेलिया बोलते हैं। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते थे कि किस सांप ने काटा है। जो कालबेलिया लोग होते हैं वह सांप के जो डंक के निशान होता है उससे जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। आगे लिखा हुआ है कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे में के रूप में देते हैं। जो कालबेलिया लोग होते हैं वह बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी।
अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। याद रखिए आपकी 9 बजे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की क्लास होती है ईवीएस की, तो आप लोग वो क्लास देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर लिंक काम नहीं कर रहा है तो टेलीग्राम पर सर्च करिए CDP क्वीन हिमांशी मैम, वहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं पीडीएफ पाने के लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।